अस्सलाम वालेकुम क्लास, टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट ग्लाइकोलिसिस। अब क्लास सेलुलर रेस्पिरेशन हम लोगों ने देखी थी, पहले हमने डेफिनेशन उसकी स्टडी की थी। सेलुलर रेस्पिरेशन की हमारे पास डेफिनेशन क्या थी कि लार्ज कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करना स्टेप बाय स्टेप और उसमें से एनर्जी जो सी है उसको डिराइव करना। अब क्लास सेलुलर रेस्पिरेशन के हमारे पास 4 स्टेजेस आ जाती है। नंबर 1 क्लास हमारे पास आता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्योंकि एक गर्ल्स एक हमारे पास ग्लूकोज वर्ड से निकला है, तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ग्लूकोज की ब्रेक डाउन, और एंड प्रोडक्ट क्लास इसका हमेशा होता है पायरोविक एसिड हमारे पास आता है। अब क्लास दोनों रेस्पिरेशन, मैंने ये रेस्पिरेशन का क्योंकि फर्स्ट स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन हमारे पास इंटरनल रेस्पिरेशन होती है। तो क्लास चाहे वो रेस्पिरेशन एरोबिक हो या फिर एनारोबिक हो, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है, हमेशा जो फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेप होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, उसका ग्लाइकोलिसिस होता है। और दोनों का जो सा एंड प्रोडक्ट आता है, हम लोगों ने क्योंकि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन मैंने पिछले टॉपिक में पहले ही सारी क्लियर कर दी है, तो उन दोनों का एंड प्रोडक्ट हमने देखा था क्या आया था, पायरोविक एसिड। हमेशा ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट हमारे पास पायरोविक एसिड आता है। अब क्लास ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और स्टेप बाय स्टेप सीरीज ऑफ रिएक्शन के अंदर ग्लूकोज टूटता है और इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम, यानी कि वो क्या करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, कैटलाइज करते हैं, जो एज अ कैटलिस्ट काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्लास अब इन्होंने कहा है कि ये सारे एंजाइम जो उनसे हैं ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। एंजाइम जो क्या कर रहा होता है, इसकी ब्रेकडाउन ग्लूकोज की करवा रहा होता है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा हमें थोड़ी एटीपी भी चाहिए होती है, यानी कि एनर्जी। उसके बाद कोएंजाइम एनएडी भी हमें चाहिए होता है इसके लिए। तो क्लास इन्होंने कहा ये एंजाइम और ये सारी जो हमें चीज़ें एसेंशियल होती हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है वो भी हमारे पास साइटोसोल में हो रहा होता है। अब क्लास ग्लाइकोलिसिस को 2 फेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक को हम लोग कहते हैं प्रिपरेटरी फेज़ और एक को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज़। जो क्लास प्रिपरेटरी फेज़ होता है हमारे पास, उसके अंदर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो टूट रहे होते हैं, इस वजह से एनर्जी जो सी होती है वो रिलीज़ हो रही होती है, एक्सपेंड हो रही होती है। जबकि जो हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज़ होता है उसके अंदर हमारे पास न्यू बॉन्ड बनते हैं, न्यू फॉस्फेट बॉन्ड बनते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी जो सी उन बॉन्ड्स के अंदर स्टोर हो जाती है और जब ज़रूरत होती है तो वो बॉन्ड टूट के एनर्जी रिलीज़ करते हैं। अब ये क्लास हमारे पास ग्लाइकोलिसिस है, ये प्रिपरेटरी फेज़ है, और ये हमारे पास है ऑक्सीडेटिव फेज़ है। प्रिपरेटरी फेज़ के अंदर अगर तुम लोग गौर से देखो तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है एटीपी जो है वो ब्रेक हो रहा है एडीपी के अंदर, यानी कि एटीपी के अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है और वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इसके अंदर रिएक्शन के अंदर जा रही है ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करने के लिए, जबकि कन्वर्ट वो किस में हो रही है, एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, दोनों के अंदर वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ हो रही है। जबकि यहाँ पर क्लास जो हमारे पास यहाँ पर ख़त्म हो जाता है प्रिपरेटरी फेज़। जो ऑक्सीडेटिव फेज़ है क्लास, उसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, दोबारा से एनर्जी जो सी है वो स्टोर हो रही है और वो एटीपी एनएडीएच बना रही है हमारे पास, यानी कि एनर्जी जो सी है वो दोबारा यहाँ पे क्या हो रही है, इस फेज़ के अंदर स्टोर होती है। अब क्लास हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो हम लोग देख लेते हैं। ग्लूकोज की सबसे पहले हमारे पास क्या होना शुरू होगी, ग्लूकोज के अंदर एनर्जी जो सी है वो ऐड होना शुरू होगी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए। अब क्लास एनर्जी कैसे इसको मिलेगी, नंबर 1 हमारे पास स्टेप आ जाता है फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज बाय एटीपी। अब फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ फॉस्फोरस। मीन्स के क्लास जब भी हमारे पास एटीपी टूटता है हमारे पास एडीपी बनता है, फॉस्फोरस जो सा है फॉस्फेट आइन रिलीज़ होता है और उसके बाद एनर्जी रिलीज़ होती है। तो क्लास ये जो फॉस्फेट आइन है, अब ये क्या होगा, ये हमारे पास एटीपी जो सा है वो कन्वर्ट हो गया एडीपी के अंदर, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज है, यानी कि ग्लूकोज के अंदर हम लोगों ने फॉस्फेट आइन जो सा है वो ऐड करवाना है। एटीपी के से एटीपी जो सा है वो ब्रेक डाउन हो गया, उसके अंदर से फॉस्फोरस जो सा है वो फॉस्फेट आइन रिलीज़ हो गया। ये फॉस्फेट आइन क्योंकि ग्लूकोज के कितने होते हैं, अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर 6 जो से हैं वो कार्बन अटैच हुए होते हैं। तो ये फॉस्फोरस जो सा रिलीज़ होगा ये कहाँ पे जाके अटैच होगा, इसके अंदर 6 वाले ग्लूकोज के कार्बन की चेन के ऊपर अटैच होगा। मीन्स के क्लास ग्लूकोज के हमारे पास कितने होते हैं, टोटल 6 कार्बन होते हैं, तो फॉस्फोरस जो सा है वो अटैच होगा 6 वाले कार्बन के साथ, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 वाले कार्बन के साथ फॉस्फेट आइन अटैच हो जाएगा। अब क्लास हमारे पास सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास एक एंजाइम आएगा। वो एंजाइम क्या करेगा, क्योंकि हमें पता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पहली क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं कि दोनों के अंदर कार्बन हाइड्रोजन की अमाउंट, ऑक्सीजन की अमाउंट बिल्कुल सेम होती है, लेकिन दोनों के अंदर चेंजेस कहाँ पे आती हैं, दोनों के स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि अरेंजमेंट उनकी जो सी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो क्लास इनके अंदर कोई भी चीज़ ऐड नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा, वो एंजाइम क्या करेगा,
सिर्फ एंजाइम क्या करेगा क्लास, थोड़ी सी उसके अंदर अरेंजमेंट जो सी है उसकी चेंज करेगा और ग्लूकोज से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी फ्रुक्टोज के भी क्योंकि 6 कार्बन ही होते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन थे और वो 6 वाले कार्बन के ऊपर ही फॉस्फेट जो है वो अटैच हुआ होगा। अब क्लास नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के बारे में लिखा हुआ था, ये हमारे पास सेकंड और थर्ड दोनों स्टेप के बारे में लिखा था। सेकंड स्टेप तो मैंने बता दिया रीअरेंजमेंट है। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, सेकंड एटीपी फॉस्फोराइलेशन होगी, यानी कि एटीपी एक और आएगा और वो क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन यानी कि उसके अंदर ऐड करवाएगा फॉस्फोरस को। अब क्लास ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, एटीपी फिर से आया और उसने क्या किया, ब्रेकडाउन हो गया एडीपी के अंदर और फिर से क्या होगा, वो क्या करेगा, उसके अंदर फॉस्फोरस जो है वो ऐड करवाएगा किसके अंदर, फ्रुक्टोज के अंदर, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। अब क्लास एटीपी जो है वो उसने टूट के एडीपी बनाया और फॉस्फेट, ये फॉस्फेट जो है वो ऐड हो जाएगा फिर से किसके अंदर, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। और वो कहाँ पे ऐड होगा, जाके फर्स्ट पोजीशन के ऊपर। यानी कि क्लास जब हम इसका नाम लिखेंगे तो हम लिखेंगे ये फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज और 2 फॉस्फोरस हैं, एक फ्रुक्टोज 1 6, क्योंकि 2 अटैच है तो हम लिखेंगे बाय, बाय का मतलब होता है हमारे पास 2, 1 6 बाय फॉस्फेट लिखेंगे। और क्लास हमेशा याद रखना है नंबर्स के दरमियान में हमेशा कॉमा यूज़ करते हैं, जबकि नंबर्स और वर्ड्स के दरमियान में हम लोग डैश या हाइफन प्लेस करेंगे। अब क्लास नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट हमारे पास बन गया। अब एंजाइमेटिक स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग का मतलब होता है टूटना, 2 चीज़ों के अंदर स्प्लिट हो जाना, डिवाइड हो जाना। एंजाइमेटिक का मतलब क्या होता है कि एंजाइम की प्रेजेंस में, यानी कि एंजाइम उसको तोड़ता है। अब क्लास क्या होगा, क्योंकि फ्रुक्टोज हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड होता है, तो जब क्लास एंजाइम आके फ्रुक्टोज को तोड़ेगा तो हमारे पास क्योंकि ये 6 कार्बन है और साथ में एक फॉस्फेट अटैच हुआ है, तो क्लास यहाँ पे 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट एक साइड पे हो जाएगा और 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट जो है वो एक साइड पे हो जाएगा। यानी कि 2 हमारे पास जो है 2 कंपाउंड्स के अंदर, 2 न्यू कंपाउंड्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। एक कंपाउंड का हमारे पास नाम क्या होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DAPB से बोलते हैं, जबकि दूसरे हमारे पास कंपाउंड का नाम होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको हम लोग G3P भी बोलते हैं। अब क्लास यहाँ पे इन्होंने 4 वाले स्टेप में यही लिखा है कि 6 कार्बन मालिक्यूल जो उनसे होते हैं, मालिक्यूल वो स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा। 3 कार्बन मालिक्यूल के अंदर एक को हम लोग G3P कहते हैं, ये टूटा है G3P के अंदर, और दूसरा जो सा है हमारे पास DAPE 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर ब्रेक हो गया। अब क्लास नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। उन्होंने कहा G3P जो सा है वो उसके अंदर दोबारा रिएक्शन होंगे। अब क्लास ये जो 2 हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। आइसोमर जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हैं, दोनों का फार्मूला सेम है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों के अंदर बिल्कुल सेम है, लेकिन क्लास इनका स्ट्रक्चर जो अटैचमेंट हुई होती है इनके दोनों के अंदर वो डिफरेंट होती है। ये क्लास हमारे पास एसीटोन यानी कि कीटोन है, जबकि ये अल्डिहाइड है। केमिस्ट्री में इन दोनों के बारे में पढ़ा होगा। अब क्लास हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप आता है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं इन्होंने किया हुआ, लेकिन इन्होंने कहा ये जो DAP होता है, DAP जो सा होता है, इन्होंने कहा ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है G3P के अंदर, एक और रिएक्शन इसके अंदर होता है, यानी कि DAP के अंदर यहाँ पे एक और रिएक्शन होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, G3P के अंदर। ये तो पहले से ही G3P है, यानी कि अल्डिहाइड है, और ये भी जो इसके अंदर एक और रिएक्शन होगा, ये भी अल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये तो है तो इसका आइसोमरी, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। तो कुछ तो क्लास कुछ आइसोमेरेजिस एंजाइम क्या करेंगे, इसको उसी के आइसोमर के अंदर कन्वर्ट करवा देंगे। तो यहाँ पे ये इस स्टेप के बारे में लिखा हुआ है। अब क्लास यहाँ से हमारे पास सेकंड जो है फेज शुरू हो रहा है, जिसको हम लोग ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं, और प्रिपरेटरी फेज खत्म हो गया। अब क्लास क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास G3P हैं और इन दोनों के आगे से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं सारा रिएक्शन जो है वो सेम चलता है। मैं सिर्फ एक ही तरफ की बात करूँगी, जो नेक्स्ट होगा हमारे पास 7 वाला वो सेम उसी के वैसे ही रिएक्शन जा रहे होंगे। अब क्लास नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, फॉस्फेट आइन जो है इसके अंदर ऐड होगा। अब क्लास फॉस्फेट आइन ऐड हुए उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि G3P के अंदर से क्या होगा, हाइड्रोजन और साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिलीज़ होंगे। अब हाइड्रोजन और कुछ इलेक्ट्रॉन क्योंकि रिलीज़ हो रहे हैं इसके अंदर से, जब भी हाइड्रोजन रिलीज़ होता है और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, यानी कि इसकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेटिव फेस के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन होगी। और क्लास ये हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए दोनों, ये क्या करेगा, Na- पॉजिटिव इनको एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट कर देगा NaDH के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि फॉस्फेट आयन जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा और क्या बना देगा, अब पहले 3 पोजीशन पे है, अब एक जो सा दूसरा आ रहा है वो फर्स्ट पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। 1 3 क्योंकि 2 हैं तो हम लिखेंगे बाय, बाय का मतलब होता है 2, 1 3
बिसफॉस्फोग्लिसरेट हमारे पास उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्लास क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि 2 फॉस्फेट जो उनसे इसके अटैच हुए हैं, अब ये क्या करेगा, जो फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट होगा वो उतर जाएगा। यानी कि क्लास पहले 3 थे, ये 3 है टोटल, इनकी 1 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे, दोनों पे फॉस्फेट अटैच थे। अब क्लास जो फर्स्ट वाला फॉस्फेट होगा वो रिमूव हो जाएगा। वो कहाँ पे जाएगा, वो हमारे पास क्या करेगा क्लास, जो ADP है उसके अंदर फॉस्फेट और एनर्जी जो सी है वो ऐड होगी और उसको कन्वर्ट करवा देगी ATP के अंदर, और बाकी ये खुद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि एक ही फॉस्फेट रह गया और वो फॉस्फेट किस पे अटैच है, पोजीशन नंबर 3 पे अटैच है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब क्लास यहाँ पे इस स्टेप के अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे हमारे पास BPG के, तो ये क्लास 2 मॉलिक्यूल BPG के प्रोड्यूस हुए और साथ में NADH के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, तो यहाँ पे NADH के 2 मॉलिक्यूल हैं। नेक्स्ट क्लास यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि रिमूवल ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट यहाँ पे हमने रिमूव किया दोनों साइड्स पे, और यहाँ पे क्या हुआ है, NADP के 2 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गए ADP के 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो गए ATP के अंदर, और हमारे पास इन्होंने क्या लीव 2-3PG मॉलिक्यूल, ये हमारे पास 2-3PG मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज़ हो गए। अब क्लास इस स्टेप के अंदर थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होगी। ये क्या करेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट रीअरेंज होगा। जो फॉस्फेट आइन 3 पोजीशन पे अटैच है वो 2 पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, और हम अब इसको कहेंगे 2-फॉस्फोग्लिसरेट कहेंगे, यानी कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के 3PG और साथ में 2PG, लेकिन क्या होता है फॉस्फेट यहाँ पे 3 पे अटैच हुआ है और अब यहाँ पे हमारे पास 2 पे अटैच होगा। अब क्लास यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 2-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर से वाटर जो है वो रिमूव होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरोवेट के अंदर। अब क्लास फॉस्फोइनोल पायरोवेट के अंदर जब इसके अंदर से फॉस्फेट आयन जो है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वो ADP के अंदर ऐड होकर ATP बना देगा, और हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, पायरोवेट रह जाएगा। पायरोवेट का फॉर्मूला C3H4O3 होगा हमारे पास। अब क्लास ये जो पायरोवेट हमारे पास बनता है, अगर ग्लूकोज के अंदर 100% जो सी है वो एनर्जी होती है, तो इसके अंदर ग्लूकोज की 50% एनर्जी जो सी है वो इसके अंदर स्टोर हुई होती है, यानी कि ये क्या होता है, इक्वल टू 50% ग्लूकोज होता है। अब क्लास हम ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 जो से हैं वो पायरोवेट बने हैं, जो बिल्कुल लास्ट पे हमारे पास 2 पायरोवेट बने थे। उसके बाद क्लास हमारे पास ATP देख लेते हैं कितनी बनी है। ATP हमारे पास टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि 4 ATP के मॉलिक्यूल बने हैं, लेकिन अगर कोई ग्लाइकोलिसिस का ATP के मॉलिक्यूल पूछे तो वो नेट हमारे पास सिर्फ 2 ही बनते हैं, क्योंकि 2 हम लोग जो से हैं वो ऊपर यूज़ भी कर चुके थे। तो अगर हम लोग नेट देखें तो हमारे पास सिर्फ 2 ATP के मॉलिक्यूल जो से हैं वो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में बनते हैं, और हमारे पास क्लास NADH के जो से मॉलिक्यूल बनते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, वो 2 होते हैं। और क्लास ये आगे जाके ये NADH2 के जो से मॉलिक्यूल होते हैं, ये क्या करेंगे, एक NADH का मॉलिक्यूल जो सा है, एक NADH का मॉलिक्यूल जो है वो 3 ATP हमारे पास बनाता है। अब क्लास एक NADH का मॉलिक्यूल 3 ATP बनाता है, तो अगर हमारे पास 2 NADH के मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस में से निकल रहे हैं तो वो हमारे पास कितने जो से हैं वो ATP बनाएंगे, यानी कि 2 है और एक जो है वो 3 बनाता है, तो हमारे पास टोटल 6 ATP जो से बनाएंगे। यानी कि ग्लाइकोलिसिस से जो NADH हमें मिल रहा है वो हमारे पास कितने ATP आगे जाके बनाएंगे, 6 ATP जो है वो बनाएगा। तो अगर क्लास कोई भी पूछे आप लोगों से कि ग्लाइकोलिसिस की वजह से कितने ATP मिल रहे हैं, तो हमारे पास जो टोटल हैं वो कितने होते हैं, 8 ATP, क्योंकि 2 डायरेक्टली मिल रहे हैं और जो उनसे 6 हैं वो हमारे पास इनडायरेक्टली मिल रहे हैं, जो कि हमें बाद में NADH से मिलेंगे। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट थे।